नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल ओके जी के चैनल पर। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रीट लेवल 1 व रीट लेवल 2 के लिए शिक्षण शास्त्र एवं टीचिंग मेथड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा समय निकाल कर वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके और आपके टीचिंग मेथड व शिक्षण शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन हैं उनके गलत होने के चांस कम हो। और मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों आपको कि अगर आप इन वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके टीचिंग मेथड में क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। पहला है प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च कक्षाओं में। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बालक पढ़ रहा है तो सबसे पहला कार्य होता है उसका उच्चारण सुधारना, यानी उच्चारण में शुद्धता लाना। तो अगर जो उच्चारण सुधारने का जो कार्य होता है वो सबसे पहले प्रारंभिक कक्षाओं में किया जाता है, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, ये 2-3 क्लासें होती हैं जहाँ पर इनका उच्चारण सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? प्रारंभिक कक्षाएं। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, उपयोग सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उपयोग सभी, क्योंकि ये सभी दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ, अनुकरण भी है, आगमन निगमन भी है, भाषा प्रयोगशाला भी है और उपयोग सभी। तो दोस्तों, आंसर क्या होगा? उपयोग सभी, यानी ये सभी भाषा शिक्षण की विधियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए लिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करें। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, पहला, छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए क्या देना? अवसर देना। ये क्या दोस्तों? गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भाषा शिक्षण के उपागम है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, उक्त एक एवं दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 3, उक्त 1 व 2 दोनों, यानी कि भाषा शिक्षण के 2 उपागम। कितने? 2 उपागम है। पहला पाठ संसर्ग उपागम, दूसरा है रचना शिक्षण उपागम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, ध्यान रखना। भाषा शिक्षण के कितने उपागम है? 2 उपागम है। पहला पाठ संसर्ग उपागम है और दूसरा रचना शिक्षण उपागम है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। तो पहला ऑप्शन है शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे एवं नए शब्दों का प्रयोग, व उक्त सभी। तो दोस्तों, चारों ऑप्शन सकारात्मक है कि शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए? शब्दकोश का उपयोग करना चाहिए, यानी अधिक से अधिक नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, यानी कि बालक स्वयं अपनी रुचि के अनुसार पढ़ना प्रारंभ कर दे, तो जितना वो अधिक अपनी स्वयं की रुचि के अनुसार पढ़ेगा, उसके स्वयं के पढ़ने की रुचि का विकास होगा, उतना ही उसमें शब्द भंडार की वृद्धि होगी। शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, अगर शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करेगा शिक्षक, तो उनको सुनकर वो अधिक से अधिक नए शब्द ग्रहण करेगा, जिससे उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो उक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगमन विधि के रूपों की संख्या है तो 5, 2, 7, 3।
तो दोस्तों जो आगमन विधि है उसके दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। आगमन विधि के कितने रूप हैं? दो रूप होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? दो। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही, कोई नहीं। तो दोस्तों जो शिक्षण कौशल होते हैं उनका उपयोग दोनों जगह किया जा सकता है। कक्षा के अंदर भी किया जा सकता है और कक्षा के बाहर भी किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? दोनों में ही। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिक्षण कौशल का उपयोग किया जा सकता है तो कक्षा के अंदर भी किया जा सकता है और कक्षा के बाहर भी। तो आंसर होगा दोनों में ही। ठीक है। और ये आगमन विधि के जो रूप है इसको अच्छे से याद करना। इसके कितने रूप है? दो रूप है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? दो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। प्रश्न पत्र निर्माण से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? पूरक पुस्तक, ब्लूप्रिंट, पाठ्य पुस्तक के, प्रश्नों के प्रकार। तो दोस्तों प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पहले अपन किसका निर्माण करते हैं? ब्लूप्रिंट का निर्माण करते हैं। जब आपने इंटर्नशिप की होगी दोस्तों तो डायरियों के अंदर यानी कि नील पत्र का प्रारूप दिया होता है। तो दोस्तों यानी कि प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पहले अपन को क्या बनाना पड़ता है? नील पत्र या ब्लूप्रिंट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और आपको बता दूं और कि ब्लूप्रिंट के अंदर तीन चीज़ों का समावेश किया जाता है। उद्देश्य, ठीक है, प्रकरण, ठीक है, और प्रश्नों का प्रकार। ये होते हैं इसके अंदर प्रश्नों का प्रकार। उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य निर्धारित होते हैं, प्रकरण का चयन किया जाता है और प्रश्नों का प्रकार। ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी आपको नील पत्र में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों का समावेश किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण होता है, प्रकरण का निर्धारण और प्रश्नों का प्रकार। ठीक है दोस्तों। और एक अंक बार, चौथा होता है अंक बार। ठीक है दोस्तों, अंक बार भी दिए जाते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है तो छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो दोस्तों इस जो श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, श्रव्य दृश्य का मतलब होता है जिसे सुना और देखा जा सकता है, सुना और देखा जा सकता है, उसे बोलते हैं श्रव्य दृश्य। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नहीं है। तो दोस्तों दूरदर्शन है, दूरदर्शन यानी टीवी, तो इसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। चलचित्र, सिनेमा, उसे भी अपन सुन सकते हैं और देख सकते हैं। ड्रामा यानी नाटक, जिसे अपन देख सकते हैं और सुन सकते हैं। लेकिन छायाचित्र इसको अपन यानी कि सिर्फ देख सकते हैं। ध्यान रखना, छायाचित्र को देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम कौन सा है? तो विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद, क्विज कार्यक्रम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल यानी कि जो अपनी बोलने की जो क्षमता होती है उस कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम कौन सा? अपन जैसे बहुत सी बार क्या क्या स्टेज में खड़े हो जाते हैं तो बोलने में हिचकिचाते हैं, तो उस मौखिक अभिव्यक्ति का जो कौशल होता है उसका विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? सशक्त माध्यम कौन सा होता है? तो उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो दोस्तों वो है वाद विवाद। वाद विवाद एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसके द्वारा दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। यानी बच्चों में मौखिक विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है,
तो वो होता है वाद विवाद के द्वारा। अगर बच्चे आपस में विचार विमर्श करते हैं तो बोलने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है। मूल्यांकन का आवश्यक गुण है दोस्तों, वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है और वैधता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा उक्त सभी, ये सभी वस्तु यानी कि मूल्यांकन के आवश्यक गुण है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। क्या बोल रहा है कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल कौन सा है? तो सुनना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है। ट्रिक क्या है? सुबोपली। ये क्वेश्चन आपके आएगा 100%। ठीक है दोस्तों, हर बार इसको पूछा जाता है, इसलिए ट्रिक क्या है? सुबोपली। इसका क्रम पूछते हैं, भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है सुबोपली, यानी सुनना, सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। तो प्रारंभिक के कौशल कौन सा? सुनना, और अंतिम कौन सा है? लिखना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक याद रख लेना। सुबोपली आपके गलत नहीं होगा, एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यानी कि CCA। क्या बोलते हैं? CCA। ठीक है दोस्तों, सतत एवं समग्र मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। विद्यार्थियों का चयन की विकास करना, सही बात है। विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त करना, यह भी सही है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में सहायता करना, यह भी सही है। विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करना, ये नकारात्मक है, इसलिए आंसर क्या होगा? चौथा होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन रटने पर बल नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, समझ पर बल देती है, तो ये नकारात्मक है, इसलिए ये सतत एवं समग्र मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ब्लूम, हर्बर्ट, मॉरिसन, ग्लोवर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्लूम। क्या होगा? ब्लूम। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसने दिया था? ब्लूम ने। कब दिया था? 1956 में। कल वाले वीडियो में भी मैंने ये बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसने दिया था? BS ब्लूम ने, जिसने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था 1956 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। देखो ये क्या बोल रहा है, लिखकर किसी चीज की अभिव्यक्ति अपन करते तो उसका साधन कौन सा नहीं है? तो पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद और नाट्य लेखन। देखो दोस्तों, पत्र लेखन लिखने के अंतर्गत आता है, लिखित अभिव्यक्ति होती है पत्र से, निबंध लेखन से भी होती है। वाद विवाद से नहीं होती। ये क्या, एक मौखिक अभिव्यक्ति का साधन। क्या, वाद विवाद में तो क्या सिर्फ बोला जाता है। क्या जाता है दोस्तों? बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वाद विवाद में सिर्फ विचारों का आदान प्रदान होता है, मौखिक विचारों का आदान प्रदान होता है, इसलिए वाद विवाद एक मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। जबकि पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाट्य लेखन ये क्या है? लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। ठीक है, आगे चलते हैं। बालकों को लिखना सिखाने से पहले आवश्यक है अक्षर सिखाना, बारकड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। तो दोस्तों, बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक होता है दोस्तों? लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ध्यान रखना कि बालक उसको लिखने के प्रति उसमें जिज्ञासा हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? बालक में लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। देखो, मीडिया के अंतर्गत क्या आता था दोस्तों? प्रिंट मीडिया। प्रिंट का मतलब जो मुद्रित की जाती है, यानी जिसकी छपाई होती है, मीडिया। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं है। तो समाचार पत्र देखो एक मीडिया का माध्यम है। ठीक है, समाचार मीडिया ये एक प्रिंट होता है समाचार, और फिर एक मीडिया का माध्यम है। ठीक है,
समाचार क्या होता है, प्रिंट होता है और ये एक मीडिया का साधन है। पत्रिकाएं ये प्रिंट होता है और ये भी क्या है, मीडिया का साधन है। ठीक है। पाठ्य पुस्तक ये प्रिंट होता है लेकिन ये मीडिया का साधन नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, पाठ्य पुस्तक भी प्रिंटेड तो होती है लेकिन पाठ्य पुस्तक के कोई मीडिया का साधन नहीं होता है। लेकिन चौथा जो है विद्यालय पत्रिकाएं, लेकिन विद्यालय में जो पत्रिकाएं होती है ये प्रिंटेड भी होती है और मीडिया का साधन भी होती है, क्योंकि पत्रिकाएं क्या एक मीडिया, प्रिंटेड मीडिया है। पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं और समाचार पत्र ये प्रिंटेड मीडिया, पाठ्य पुस्तक के एक मीडिया का साधन नहीं है। तो आंसर क्या होगा, पाठ्य पुस्तक। साइट क्या है, टीवी चैनल, उपग्रह, अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। साइट क्या है कि उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। साइट क्या है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। आगे चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित है। देखो दोस्तों, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनकी उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या होता है, निष्पक्ष मूल्यांकन। इसमें क्या होता है दोस्तों, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। अगर बच्चे ने अगर सह भरा है, अगर वो सही है तो उसमें 1 अंक मिलेगा, न आधा दे सकते उसमें। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। एक इसकी विशेषता है सबसे बड़ी वस्तुनिष्ठ की कि ये सबसे अधिक वैध और विश्वसनीय होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वैध व विश्वसनीय होते हैं। ध्यान रखना, विश्वसनीय होते हैं। और एक ये इसमें क्या होता है, निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सकता है। किसी भी अलग अलग परीक्षक के द्वारा भी अगर अपन कॉपी चेक करवाएंगे तो अगर उसने सही किया 1 अंक का प्रश्न है तो उसमें 1 अंक ही देना पड़ेगा, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। अपन लिखित में तो क्या कर सकते हैं कि भेदभाव करते, उसमें तो निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। लिखित परीक्षा में किसी बच्चे ने अच्छे लिखे तो भी उसमें 1 नंबर दे दिया, किसी ने अगर अच्छा नहीं लिखा फिर भी उसमें 2 दे दिया। तो यानी कि लिखित परीक्षा में निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं होता, जबकि वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है कि निष्पक्ष मूल्यांकन होता है और ये सबसे होते हैं वैध और विश्वसनीय। ध्यान रखना, ये विशेषता हर बार पूछी जाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता वैध एवं विश्वसनीय होते हैं, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना आप। ठीक है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है, वस्तुनिष्ठ में नहीं होती है क्योंकि इसमें लिखना नहीं हो पड़ता है। ठीक है। अति लघुरात्मक में भी नहीं होती है, लघुरात्मक में भी नहीं होती है। सबसे अधिक लिखित अभिव्यक्ति होती है निबंधात्मक प्रश्नों में। ध्यान रखना, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में की जा सकती है, निबंधात्मक प्रश्नों में, क्योंकि वो 400 से 500 शब्दों में होते हैं। यानी कि निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर 400 से 500 शब्दों में दिया जाता है, इसलिए इनमें विचारों की अभिव्यक्ति सबसे अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया, मॉरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम, क्रेथवाल। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, B.S. ब्लूम। क्या दोस्तों, B.S. ब्लूम 1956। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया।
तो आंसर क्या होगा, BS ब्लूम 1956। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है। तो अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण कार्य करते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण कार्य करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। बहुत से स्टूडेंट निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि कमजोरियों का निदान, कमजोरियों के कारणों का पता लगाना, बालक की जो कमजोरी है वह समस्या है उसका क्या कारण है, उन कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। पता लगाना तो क्या कहलाता है, निदान कहलाता है या निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। अब ध्यान रखना, छात्रों की कमजोरी व समस्याओं के कारणों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। यानी कि कमजोरी है उसका निदान कर लिया, यानी कि कारणों का पता लगा लिया। ठीक है, तो बालक की कमजोरी व समस्याओं के कारणों का पता लगाना या कमजोरी या समस्याओं का निदान करना क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। यानी कि कारणों का पता लगाना, किसकी समस्याओं या कमजोरियों का निदान करना या कारणों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। और दोस्तों फिर आता उपचारात्मक शिक्षण, तो उसमें क्या किया जाता है, छात्रों की कमजोरियों का निदान यानी कि कमजोरियों का पता लगाते हुए फिर उसे दूर करने के लिए जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। यानी कि छात्रों की जो कमजोरियां हैं उनका पता लगाने के बाद में उन कमजोरियों को दूर करने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसे तो बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। यानी कि बालक की कमजोरियों के कारणों का पता लगाने कि वो बालक के कमज़ोर क्यों है, बालक के कमज़ोर होने के कारणों का पता लगाना तो क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। और छात्रों की जो कमजोरी या समस्या है उस कमजोरी का निदान कर यानी कि उस कमजोरी के कारणों का पता लगाकर उसको दूर करने हेतु यानी कि उस कमजोरी को दूर करने के लिए जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। आगे चल नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि साचार्य विधि का आविष्कार किसने किया। फ्रोबेल, मोंटेसरी, मिस पार्कहर्स्ट व हर्बर्ट। क्वेश्चन क्या है, साचार्य विधि का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोंटेसरी। ध्यान रखना, साचार्य विधि का जनक कौन है, मोंटेसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें मिलाना दोस्तों, तो गद्य शिक्षण में जो किया जाने वाला है वो है मौन वाचन, यानी कि मौन वाचन गद्य शिक्षण में ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फिर रचना शिक्षण, तो संवाद लेखन रचना शिक्षण में किया जाता है। व्याकरण शिक्षण, तो इसमें व्याकरण शिक्षण की या आगमन विधि। और पद्य शिक्षण में होता है रसास्वादन विधि। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथवा वाला सही है। गद्य शिक्षण में मौन वाचन किया जाता है, रचना शिक्षण में संवाद लेखन होता है, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि होती है और पद्य में रसास्वादन विधि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इकाई विधि है उसके किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है, प्रथम, तृतीय, षष्ठम व चतुर्थम। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है कि इकाई विधि के किस सोपान में दोस्तों गृह कार्य प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चतुर्थ। क्या होगा, चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, इकाई विधि के चौथे सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो दोस्तों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय व हार्वर्ड विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ध्यान रखना, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दोस्तों दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। कहाँ पर? अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। ध्यान रखना दोस्तों, अमेरिका में। ठीक है, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया दोस्तों? हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भाषा संसर्ग विधि की विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाले कथन को छांटिए। इस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न दिया जाकर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न देकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 3 कि इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न देकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। तो दोस्तों ये कथन भाषा संसर्ग विधि से संबंध नहीं रखता है, जबकि और अन्य सारे रखते हैं। जैसे इस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, सही बात है कि भाषा शिक्षा के साथ ही व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाता है। यानी पाठ पढ़ाते समय बीच बीच में कुछ व्याकरणिक शब्द आते हैं तो उन व्याकरणिक शब्दों के माध्यम से व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यानी स्वतंत्र रूप से भी इसमें व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में किस विधि में व्याकरण का स्वतंत्र रूप से ज्ञान नहीं दिया जा सकता है? तो वह भाषा संसर्ग विधि। कब दिया जाता है? पाठ में मध्य मध्य में व्याकरण के शब्द आते हैं, उनका ज्ञान कराया जाता है, तब व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। इस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न दिया जाकर व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, सही बात है। और चौथा है कि इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग सिखाया जाता था, सही बात है भी। ठीक है, आगे चलते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? सांख्यिक अभिक्रमित अनुदेशन, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, वापस देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सांख्यिक अभिक्रमित, बाह्य अभिक्रमित, मैथमेटिक्स अभिक्रमित, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। तो इसका सही आंसर होगा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। और दोस्तों अगर आप थ्योरी पढ़ने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में तो इनके जनक अवश्य याद करें, क्योंकि जनक पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाध्य मानी जाती है? सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, अनुकरण विधि। कि निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाध्य मानी जाती है? ठीक है दोस्तों, का भाषा शिक्षण यंत्र विधि ये मानी जाती है अपेक्षाकृत व्यवसाध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रण अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दिशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी? बी के पासी, डेविड यंग, एलन और ईयू और किलप्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एलन और ईयू। ठीक है दोस्तों, अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? सकारात्मक शाब्दिक, सकारात्मक अशाब्दिक, नकारात्मक शाब्दिक व नकारात्मक अशाब्दिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सकारात्मक अशाब्दिक। यानी कि अपन बहुत सी बार क्या करते हैं, बोलते नहीं है तो हाँ करते हैं, लेकिन वो अशाब्दिक होता है। सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करते हैं लेकिन वो अशाब्दिक यानी जिसमें अपन बोलते नहीं है। अपन हाँ तो करते हैं लेकिन उसमें अपन बोलते नहीं, तो वो अशाब्दिक पुनर्बलन हो जाएगा। ठीक है,
संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक है? श्यामपट लेखन, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल व प्रस्तावना कौशल। तो दोस्तों यह है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। क्वेश्चन क्या है? संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अंतर्गत आते हैं? तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत। स्वर्ण पठन लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? तो भावात्मक, ज्ञानात्मक, सृजनात्मक व कौशलात्मक। तो दोस्तों ये आते हैं कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना अच्छे से दोस्तों। स्वर्ण पठन लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। ये कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या कौशलात्मक उद्देश्य है। तो स्वर्ण पठन लेखन ये क्या कौशलात्मक उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को एक ऐसी दूसरे पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? पाठ योजना, शिक्षण योजना, इकाई योजना, शिक्षण कौशल। क्वेश्चन क्या है? कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को एक ऐसी दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? पाठ योजना, शिक्षण विधियां, इकाई योजना, शिक्षण कौशल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों इकाई योजना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इकाई योजना। शीतवाद्य यंत्र किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो दोस्तों शीतवाद्य यंत्र एक श्रव्य सामग्री है। कौन सी? सीधा बता देता हूँ आपको, श्रव्य सामग्री। ध्यान रखना, शीतवाद्य यंत्र क्या है? एक श्रव्य सामग्री जिसे अपन सुन सकते हैं केवल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, शीतवाद्य यंत्र किस तरह की शिक्षण सामग्री है? श्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो पहला है विश्वसनीयता, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में विचलन न हो तथा पुनर्मूल्यांकन के पश्चात भी अंक समान हो तो वो विश्वसनीयता कहलाता है। सही बात है। वस्तुनिष्ठता, शिक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि भेदभाव नहीं किया जा सकता, निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठता में। ठीक है, तो सही है ये भी। विभेदीकरण, वह मूल्यांकन जो सूक्ष्म व असक्षम छात्रों में भेद करने में सामर्थ्य रखता हो तो उसे विभेदीकरण कहते हैं। ये भी सही बात है। फिर आता है वेधता, प्रशिक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता हो तो उसे वेद कहते हैं। तो नहीं, इसे वेदता नहीं कहते हैं। वेदता किसे कहते हैं? प्रशिक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? चौथा। ये गलत है, इसलिए चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह विधि जिसका प्रयोग चारू भाषाई कौशलों के विकास के लिए किया जाता है दोस्तों वो है अनुकरण विधि। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी विधि है? अनुकरण विधि में दोस्तों चारू भाषाई कौशलों का विकास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हर्बट विधि का एक दोष नहीं है। यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह शिक्षण को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती है। इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये इसका दोष नहीं है बल्कि क्या है? विशेषता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया? फ्रोबेल ने, मोंटेसरी ने, जॉन डीवी ने, मेंजिल ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोंटेसरी ने। आपको पहले भी बताया है कि साहचर्य विधि के जनक कौन है? मोंटेसरी है। कौन? मोंटेसरी है। ठीक है दोस्तों, साहचर्य विधि के जनक कौन है? मोंटेसरी है। आगे चलते हैं। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार
हो तो उन्हें लेखकों की रचना पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अधिकार है। यह कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया? भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि व प्रयोग विधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भाषा संसर्ग विधि। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर क्या हो, पूरा अधिकार हो, तो उन्हें हम ऐसे लेखकों की रचना पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर क्या हो, अच्छा अधिकार होती है। ये कथन किस शिक्षण विधि के ऊपर लागू होता है? तो भाषा संसर्ग विधि के ऊपर। ठीक है। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता और एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन है। थॉमस एस रीस, मॉरिसन, हर्बर्ट हेनरी हेरप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा थॉमस एस रीस के। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता को प्रकट करता है। इकाई का विधि का यह कथन है। तो किसका? थॉमस एस रीस का है। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। प्राथमिक कक्षाएं, सम्मेलन में गोष्ठियाँ, विदेशी भाषा शिक्षण, अनुवाद शिक्षण। तो द्विभाषा पद्धति का क्षेत्र नहीं है, तो वो है प्राथमिक कक्षाएं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है? प्रेतन लाघव, वाग्येंद्रियों में विकार, अक्षर ज्ञान, सामाजिक प्रभाव। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वाग्येंद्रियों में विकार। ठीक है। अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या होता है? वाग्येंद्रियों में विकार होना। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में श्रव्य सामग्री है: वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण, वार्तालाप। क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से श्रव्य सामग्री बतानी है। तो दोस्तों श्रव्य सामग्री है दोस्तों वाद विवाद। ठीक है दोस्तों, वाद विवाद क्या है दोस्तों? श्रव्य सामग्री है। ठीक है, वाद विवाद क्या है दोस्तों? श्रव्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सूक्ष्म अध्यापन निरंतर अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दिशाओं में सीखना संभव। ये किसका कथन है? क्लिफ्ट, पेक एव टेकर, मैक कॉलम, एलन एव ईव। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? एलन एव ईव। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की विधि है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 42 मिनट, 28 मिनट, 36 मिनट, 30 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है? 36 मिनट की होती है, जिसे बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। क्या? माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। माइक्रो टीचिंग की अवधि कितनी होती है? 36 मिनट होती है। इकाई योजना का पद नहीं है। उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, प्रस्तावना प्रश्न लिखना, शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना, संपूर्ण इकाई को उप विभागों में बांटना। तो दोस्तों इकाई योजना का पद नहीं है, तो शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना, ये इकाई योजना का पद नहीं है। ठीक है। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। एकाग्रचित्तता का विकास, लेखन गति का विकास, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास व वाचन गति का विकास। तो दोस्तों श्रुत जो लेखन है उसका उद्देश्य नहीं है, वाचन गति का विकास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और है एकाग्रचित्तता का विकास, लेखन गति का विकास, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास। ये तो है, लेकिन वाचन गति का विकास इसका उद्देश्य नहीं है। तो आंसर क्या होगा? 4। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। कौशल के संबंध में यह कथन है शेक्सपियर, अरस्तु, रायबर्न, बेकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अरस्तु। क्या होगा? अरस्तु। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुकरण वाचन के भेद है 4, 2, 5 व 3। तो दोस्तों जो अनुकरण वाचन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। इसके 2 प्रकार है। अनुकरण वाचन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया था। किसने दिया था? मुद्दलीय आयोग द्वारा, राधाकृष्ण आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मुद्दलीय आयोग द्वारा। क्या दोस्तों? मुद्दलीय आयोग द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल किसने दिया? मुद्दलीय आयोग द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत सी बार पूछ रखा है इसे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल किसने दिया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुद्दलीय आयोग द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, कई बार पूछ रखा है। यानी कि CCA, क्या CCE पर जो सर्वाधिक प्रभावी रूप से बल दिया वो दिया मुद्दलीय आयोग ने। ध्यान रखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी बल किसने दिया? मुद्दलीय आयोग ने दिया था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, मूल्यांकन को नियमित समग्र बनाना, मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा दोस्तों इसका मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? यांत्रिक, दृश्य सामग्री, यांत्रिक श्रव्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। यांत्रिक, दृश्य, श्रव्य सामग्री। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है कि चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो दोस्तों ये है यांत्रिक दृश्य सामग्री है, एक दृश्य सामग्री है। चित्र विस्तारक यंत्र क्या है? दृश्य सामग्री है। ध्यान रखना, दृश्य सामग्री है। क्या? चित्र विस्तारक। फ्लैन बोल्ट का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन हेतु, लेखन कार्य हेतु, फिल्म पट्टिका प्रदर्शन हेतु, श्रवण हेतु। तो दोस्तों इसका क्या कार्य होता है? लेखन कार्य में। फ्लैन बोल्ट का क्या कार्य होता है? लेखन कार्य में काम लिया जाता है। ध्यान रखना, फ्लैन बोल्ट का प्रयोग क्या है? लेखन कार्य में प्रयोग किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जिस विधि में कहा गया वो है अभिक्रमित अनुदेशन, सूत्र विधि, अनुकरण विधि, पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यह कथन है पर्यवेक्षित या निर्देशित अध्ययन विधि का। ठीक है दोस्तों, इस पर लागू होता है ये। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है प्रदर्शन विधि, वाचन विधि, सैनिक विधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम साधनों के माध्यम से, यानी कि कम से कम साधन की आवश्यकता हो, यानी कि न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों का स्पष्टीकरण किस विधि में किया जाता है? प्रदर्शन विधि में। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रदर्शन किया जाता है। वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करे जो विषयगत योग्यता व कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो, तो वह कौन सी विधि है? भाषा संसर्ग विधि, प्रत्यक्ष विधि, दल शिक्षण विधि, भ्रमण विधि। तो दोस्तों आंसर होगा दल शिक्षण विधि। कौन सी? दल शिक्षण विधि। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, श्रुत अभ्यास विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ये क्या है कि स्वगति के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन विधि स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। कल दोस्तों इससे आगे का पार्ट अपन पढ़ेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।